मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल, व्हाट्सअप। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एडसॉर्प्शन, आइसोथर्म एंड सॉल्यूशन फेज के अंदर किस तरीके से एडसॉर्प्शन होता है, कैसे फ्रेडलुइंच आइसोथर्म की इक्वेशन लगाते हैं, वो सारी बातें कर ली थी और वहां पर हमारा उतना पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास से मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। दैट इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई परेशानी? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बताइए। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कैटालिसिस की। तो गाइस, कैटालिसिस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इमेजिन करो एक शादी हो रही है, ऑब्वियसली लड़का लड़की की हो रही है। अभी इतना अपन मॉडर्न नहीं हुए हैं, खैर ठीक है, कुछ टाइम बाद हो सकता है लड़के लड़के की शादी हो जाए, जैसे अपने आयुष्मान खुराना ने करी थी, है ना मूवी में। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लड़का लड़की की शादी हो रही है, तो मैं शादी को एक केमिकल प्रोसेस मान लूँ जिसमें लड़का और लड़की एक एक रिएक्टेंट है। अब शादी करवाने के लिए आएगा कौन? पंडित जी। आपने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आएंगे, सारे रिचुअल्स कराएंगे और लड़का लड़की की शादी करा के उनको रवाना कर देंगे। तो क्या आप लोगों ने कभी ये देखा कि पंडित जी क्लास में आए? नहीं, पंडित जी क्लास में क्यों आए क्लास में तो मैं आया। पंडित जी शादी में आए, शादी में आने के बाद पंडित जी ने दूल्हे को देखा और बोले क्या दूल्हा है, मैं करूंगा इससे शादी, और दुल्हन को भगा दिया और खुद ने शादी कर ली। तो हैव यू एवर सीन अ पंडित जी मैरिंग अ दूल्हा? ना, दूल्हा पसंद नहीं आया पंडित जी को, दुल्हन पसंद आ गई। यार दुल्हन अच्छी लग रही है यार, दूल्हा है तो सड़ा दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं हैंडसम डैशिंग हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ, मेरी इनकम भी बहुत है, तो दुल्हन उससे शादी कर ले। ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं, पंडित जी आता है, शादी कराता है और वैसा का वैसा चला जाता है। मतलब पंडित जी शादी में आ जरूर रहा है लेकिन खुद शादी नहीं कर रहा है, शादी करने में मदद कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से कैटलिस्ट भी ऐसा ही है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा फॉरेन सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है और जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट ऑल्टर हो जाता है। ऑल्टर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को घटा भी सकते हैं। ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, एक एक बार यहां पर बात और करेंगे। क्या यहां तक किसी भी तरीके का कोई डाउट? सो गाइस, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बर्जेलियस वॉज द पर्सन हु स्टडीड द इफेक्ट ऑफ foreign substances on the rate of chemical reactions। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या बोला मैंने? बर्जेलियस वो पर्सन थे जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर फॉरेन सब्सटेंसेस के इफेक्ट को पढ़ा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या करा? ये इन्होंने एक बोला कि मेरे पास में 2 मोल्स ऑफ KClO3 था। जब मुझे इसे 2 मोल्स ऑफ KCl और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर तोड़ना होता था, तब मैं टेम्परेचर को 653 केल्विन से लेकर 873 केल्विन तक ले जाता था। इतना हाई यानी 400 से 600 डिग्री तक जब मैं इसे हीट करता था तब कहीं जाकर मुझे प्रोडक्ट मिलते थे। अब एक दिन क्या हुआ, गलती से ये इस रिएक्शन को लगा रहे थे और इनके पास में इनकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और हड़बड़ी में फोन उठाने के चक्कर में बर्जेलियस के हाथ से मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, थोड़ा सा जरा सी मात्रा में MnO2 गिर गया। जरा सी, बिल्कुल चुटकी भर सिंदूर की कीमत, चुटकी भर सिंदूर की तरह MnO2 इनके हाथ से गलती से रिएक्शन में गिर गया। अब क्योंकि चुटकी भर गिरा था, इनने बोला जान दो, क्या बेल आइकॉन फर्क पड़ेगा? इन्होंने बोला ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरे तो गिरे, भाड़ में जाए, अपने बाप का क्या जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हीट करना चालू करा।
जैसे ही केमिकल रिएक्शन हीट होते होते अप्रोक्सीमेटली 473 केल्विन तक पहुंची, इन्होंने देखा कि रिएक्शन में प्रोडक्ट आना चालू हो गया है। यानी कि जब ये पहले 653 केल्विन तक टेम्परेचर ले जाते थे तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था, लेकिन आज इन्होंने क्या देखा कि सिर्फ 473 यानी लगभग 200 डिग्री टेम्परेचर राइज करते करते प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। और जब टेम्परेचर 673 केल्विन तक गया, रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। तो इन्होंने देखा कि यार आज ऐसा क्या हुआ, तो इन्होंने बोला अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया उस वजह से रिएक्शन जल्दी तो नहीं हो गई। फिर उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो अनपढ़ है, उसकी वजह से नहीं हुआ होगा। फिर उन्होंने दिमाग लगाया तो उन्होंने बोला अच्छा मेरे हाथ से कहीं MnO2 गिर गया था रिएक्शन में, तो कहीं उसने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। तो उन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट चेक किया और प्रोडक्ट में उन्होंने पाया कि MnO2 ने किसी भी तरीके से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा। तो इन्होंने सबसे पहले राहत की सांस ली और बोला कि MnO2 डज नॉट रिएक्ट्स और participates does not reacts और participates in the reaction, यानी कि रिएक्शन के अंदर MnO2 का कोई रोल नहीं था, उसने किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं किया। मतलब प्रोडक्ट में ना तो मुझे मैग्नीज कहीं पर भी किसी के साथ रिएक्ट करता हुआ दिखा, लेकिन मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से कुछ ऐसा हो गया कि केमिकल रिएक्शन कम टेम्परेचर पर हो गई और फास्टर रेट पर हो गई। तो उन्होंने यहां पर एक बात नोट करी दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, उन्होंने एक बात हमें लिख कर दी, ड्यू टू द प्रेजेंस, क्या स्पेलिंग लिखता है, दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MnO2, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MnO2 द रिएक्शन takes place at lower temperature, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था उससे लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गई, एंड इवन एट एक्सेलरेटेड रेट, यानी कि कंपैरेटिवली रिएक्शन फास्ट हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? एंड क्यों हुई? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई दैट इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MnO2। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? तो फाइनली बर्जेलियस ने एक टर्म हमें प्रोवाइड करी। बर्जेलियस सजेस्टेड अ टर्म, बर्जेलियस फाइनली सजेस्टेड अ टर्म दैट इज कैटलिस्ट। क्या टर्म इन्होंने हमें सजेस्ट करी? कैटलिस्ट। एंड व्हाट इज कैटलिस्ट? तो यहां पर हम लिखेंगे दैट कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, इन्होंने इसको डिफाइन भी करा, दैट कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन ऑल्टर। यहां पर मैं ऑल्टर टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। काफी सारे बच्चे इंक्रीज लिखकर आ जाते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नहीं, ऑल्टर करता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन ऑल्टर the rate of a reaction, that can alter the rate of a reaction without chemically, यानी खुद उसके अंदर कोई भी टाइप का केमिकली रिएक्शन शो नहीं करता। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन ऑल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट केमिकली पार्टिसिपेटिंग इन इट, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल पार्टिसिपेशन ना देते हुए, किसी प्रकार की रिएक्टिविटी ना करते हुए, बस केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बर्जेलियस का काम समझ में आया? किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? फटाफट से इतना नोट करें। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिख लिया? चलिए अच्छा है, अरे मेरे बच्चों बहुत अच्छा है। एक मच्छर साला आदमी को इंसान से पता नहीं क्या बना देता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कैटालिसिस की बात हो गई। कैटालिसिस का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों को दो इंपॉर्टेंट टर्म सिखाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, दैट इज प्रमोटर्स, एंड सेकेंड टर्म सिखाऊंगा पॉइजन्स। प्यारे बच्चों ध्यान देना प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स पर प्लीज, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम लोग जानते हैं कैटालिसिस, अच्छा कैटलिस्ट का मतलब सिखा दिया। नाउ व्हाट इज कैटालिसिस? द प्रोसेस विथ विच अ कैटलिस्ट कैन ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटालिसिस क्या होगी? कैटालिसिस इज अ प्रोसेस बाय विच a catalyst alter the rate of reaction। यानी कैटालिसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट अपना काम करता है। और कैटलिस्ट क्या है? एक ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में केमिकली पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता, बट केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देता है, ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है। नाउ व्हाट आर प्रमोटर्स? प्रमोटर को मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक, कि जब अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है, व्हेन अमोनिया गैस इज प्रिपेयर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? हाबर्स प्रोसेस। ये इस साल पढ़ेंगे भी हम लोग कि ये हाबर प्रोसेस क्या होती है, हम लोग इस बार पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन के अंदर। लेकिन अभी आप ध्यान से रखिएगा कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया बना कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाबर प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियल लेवल की प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट कौन है? आयरन और आयरन कंपाउंड्स। आयरन या आयरन कंपाउंड्स, यानी कुछ बुक्स में आपको यहां पर Fe2O3 भी देखने को मिल सकता है, ना आयरन हो या आयरन का कंपाउंड हो जो यहां पर कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। नाउ कैटलिस्ट को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, समझना बात को। जो पंडित जी आपके यहां शादी कराने आएंगे, कभी कभी पंडित जी को भी असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पंडित जी को बहुत सारा तामझाम करना होता है, बहुत सारी जो रिचुअल्स होते हैं, जो बहुत सारी जिसको बोलना चाहिए रीति रिवाज होते हैं, उसको निभाने के लिए, उसको करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो यूजुअली पंडित जी एक असिस्टेंट लेकर चलते हैं जो उनकी काम करने में मदद करता है। तो जो पंडित जी की एफिशिएंसी बढ़ा दे, पंडित जी का काम क्या है? केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करना। लेकिन पंडित जी की एफिशिएंसी जो बढ़ा दे, जो पंडित जी को मदद करे ताकि पंडित जी उनका काम और अच्छे से और अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कर सके, वो कौन कहलाएगा? प्रमोटर्स। तो यहां पर प्रमोटर्स क्या हो जाएंगे इस वाली केमिकल रिएक्शन में? या तो आप मॉलिब्डेनम को ऑब्जर्व करोगे कि इट इज एक्टिंग एज अ प्रमोटर, यानी कि प्रमोटर का काम क्या होता है? कैटलिस्ट को अपना काम करने में मदद करना। तो व्हाट आर प्रमोटर्स? तो हम लिखेंगे प्रमोटर्स आर द substances that can increase the efficiency of a catalyst। ये एक कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करेंगे। कौन? प्रमोटर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर मेरे लाडले बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्की बात? अरे मेरे सरकारी अस्पताल के छोटे हुए बंच, ठीक है, कोई दिक्कत? अब पॉइजन क्या है? पॉइजन पढ़ाने से पहले क्वेश्चन सीखो। क्वेश्चन ये होता है कि इन हाबर्स प्रोसेस why they keep environment कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री? यह क्वेश्चन आता है कि जब यह हाबर प्रोसेस इंडस्ट्रियल लेवल पर चलती है तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आसपास एनवायरनमेंट में कभी भी गलती से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ना आ जाए। व्हाई दे डू सो? ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ पॉइजन। पॉइजन क्या जहर? हम खा के मर जाएंगे? नहीं। यहां पर ध्यान रखेंगे कि पॉइजन्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन सीखो, दैट पॉइजन्स are the substances that can decrease the effectiveness of the
कैटलिस्ट यानी आपके कैटलिस्ट की जो इफेक्टिवनेस होती है, जो उसके काम करने की कैपेसिटी होती है, ये उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को? तो अगर हाबर प्रोसेस करते वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। हाबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन है? आयरन या आयरन के प्रोडक्ट। तो यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे, स्टार बना के याद रखेंगे, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक और बता देता हूं, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आर्सेनिक आर पॉइजन्स। ये पॉइजन्स हैं, लेकिन किसके लिए? फॉर आयरन। ये आयरन नाम के कैटलिस्ट के लिए पॉइजन है, ये बात का ध्यान रखना। तो व्हाट आर प्रमोटर्स? दैट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, एंड व्हाट आर पॉइजन्स? दैट कैन डिक्रीज द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को कम करे वो पॉइजन, कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ा दे वो प्रमोटर्स। यहां पर हमने एग्जांपल किसका लिया? हाबर प्रोसेस का, बिकॉज हाबर प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर जगह पूछी जा सकती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलें आगे। हो गया सर, क्या आप मुझे आगे पढ़ाएंगे? क्या आप जानते हैं कि इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हाँ, हम इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, ये क्या होता है? मुझे इसके बारे में जल्दी बताइए। तो व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। ओए जल्दी पढ़ा, टाइम मत वेस्ट कर। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। नाउ गाइस, कैटालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये बेसिकली हमारे पास में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। सबसे पहला होता है होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस, LYSIS, होमोजीनियस कैटालिसिस। नाउ गाइस, होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है पहले अपन ये समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में केमिकल रिएक्शन चल रही है, लेट्स से मेरे पास में सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि गैस है, मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ जो कि गैस है, और इनके साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं जो भी गैस है। तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ SO3 मिलेगा जो कि गैस है। मैं एक रिएक्शन और करवाता हूं। मान लीजिए मेरे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 नाम का एक ईस्टर है जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में है। मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा रहा हूं जो कि लिक्विड फॉर्म में है। मुझे इसके अंदर कैटलिस्ट के तौर पर एसिड डालना पड़ रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जिससे मुझे यहां पर प्रोडक्ट मिला CH3COOH प्लस CH3OH। ये भी कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में ही होंगे। तो यहां पर इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है? पता नहीं क्या आ रहा है? मैं बताता हूं क्या आना चाहिए आप लोगों के मन में इस रिएक्शन को देखकर। पहले वाली केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और आपका कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम है। रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट बोथ आर इन गैसियस फॉर्म। एंड नीचे वाले को देखो, यहां पर आपके रिएक्टेंट्स और आपका कैटलिस्ट, इनका भी फिजिकल स्टेट सेम है। रिएक्टेंट हो या कैटलिस्ट हो, रिएक्टेंट हो या कैटलिस्ट हो, कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो व्हाट इज होमोजीनियस कैटालिसिस? तो मेरे प्यारे बच्चों, होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस या when the reactants and the catalysts are in the same physical state। जब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है तो जो कैटालिसिस नाम की प्रोसेस होती है, तो जो ये कैटालिसिस हो रहा है इज कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटालिसिस। आई बात समझ में? समझ पाए बात को कि जब रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो तो
जो कैटालिसिस प्रोसेस होती है, दैट कैटालिसिस कॉल्ड इज होमोजीनियस। होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब मीडियम। यहां पर दोनों का मीडियम सेम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को स्टार बना के सब लोग अपने नोट्स के अंदर नोट करना चाहें तो जरूर करना चाहेंगे और जरूर करना चाहिए। दैट होमोजीनियस catalysis can only takes place in either liquid or gaseous phase, either liquid or gaseous phase, but never in solid phase। इन सॉलिड फेज, ये कभी सॉलिड फेज के अंदर नहीं होगी। इसका रीजन भी समझ लो। अगर आपका कैटलिस्ट सॉलिड है, भाई होमोजीनियस कैटालिसिस की आपकी जो जिसको बोलना चाहिए कि कंडीशन, तो आपके होमोजीनियस कैटालिसिस की कंडीशन क्या है कि आपके रिएक्टेंट्स और आपका कैटालिस्ट सेम फॉर्म में होना चाहिए, सेम फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। अब अगर आपने कैटालिस्ट सॉलिड ले लिया, तो क्या आपने कभी दो सॉलिड की रिएक्शन होते हुए देखी है? मैंने आज तक ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देखी जिसमें दो सॉलिड एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए। आपको रिएक्शन करवाने के लिए मीडियम तो लिक्विड लेना ही पड़ेगा। आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको NaOH की रिएक्शन करनी है HCl के साथ, तो भले ही NaOH सॉलिड हो, लेकिन आपको उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा HCl नाम के लिक्विड के अंदर। मतलब दुनिया में एक बात मान के चलो कि कोई केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट सॉलिड कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी तो सिचुएशन क्या है कि अगर आप कैटलिस्ट सॉलिड लोगे तो रिएक्टेंट भी सॉलिड लेना पड़ेगा। तो सॉलिड कैटलिस्ट, उसके ऊपर रिएक्टेंट भी सॉलिड, सब सॉलिड, तो ये तो मिक्सचर बन जाएगा, रिएक्शन थोड़ी होगी, ये तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि होमोजीनियस कैटालिसिस सॉलिड फेज में तो कभी देखने को नहीं मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? अरे पगले बोलना रे, आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं, फटाफट से इसको छाप लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, फटाफट से इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट कैटालिसिस which is called as heterogeneous catalysis। दूसरे टाइप का होता है heterogeneous catalysis। Now what is heterogeneous catalysis? अब आप लोगों के सबके दिमाग में बत्ती जल गई होगी। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एंड जीनियस मतलब मीडियम। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। जी हाँ भाई और बहनों, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो ये है दैट व्हेन the reactants and the catalyst, when the reactant and the catalyst are in different physical state, जब इनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा यानी कि हेट्रोजीनस कैटालिसिस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। भाई गैस है, आपने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन दीदी के साथ करवा दी, ऑक्सीजन दीदी भी गैस है, इनके रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड दीदी बनेगी, ये भी गैस है। लेकिन यहां पर आपका कैटालिस्ट कौन है? प्लेटिनम, जो कि सॉलिड फॉर्म में। तो सर क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट सॉलिड है। तो ये सॉलिड कैटालिस्ट क्या करेगा?
ये अपनी सरफेस पर SO2 गैस को और O2 गैस को, SO2 गैस को और O2 गैस को, SO2 गैस को और O2 गैस को एडजॉर्ब कर लेगा। एड्सॉर्प्शन की वजह से जब इसकी सरफेस पर SO2 और O2, SO2 और O2, SO2 और O2 जब कंबाइन होने लगेंगे धीरे धीरे, तो उनके बीच में रिएक्शन बढ़ने लगेगी। अभी अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक कैटलिस्ट अपनी सरफेस पर रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब करके उनसे रिएक्शन करवाता है। ये मैं भी आपको सिखाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सीखेंगे उसको। लेकिन अभी के लिए ये बात ध्यान रखो कि जो सॉलिड कैटलिस्ट है, ये सॉलिड कैटलिस्ट क्या करेगा, ये सॉलिड कैटलिस्ट अपनी सरफेस पर ये गैसेस को क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही एड्सॉर्ब करेगा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फॉर्म में। एक और आपने बहुत अच्छी रिएक्शन पढ़ी होगी क्लास 11th में, अगर आपके पास में वेजिटेबल ऑयल है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वेजिटेबल ऑयल हमेशा अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है यहां पर इधर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। इसे इस तरीके के सब्सटेंसेस को अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस बोलते हैं। यार ये बात समझ में याद आया? यस। तो वेजिटेबल ऑयल एक अनसैचुरेटेड ऑयल होता है। ये जो मार्केट में मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये जो मार्केट में आता है, ये सब कैसा होता है? अनसैचुरेटेड ऑयल होता है। तो क्या करते थे पुराने जमाने के लोग, इस अनसैचुरेटेड ऑयल को, अब ऑयल तो लिक्विड फेज में होगा, हाइड्रोजन नाम की गैस के साथ रिएक्ट करवाते थे इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल यहां पर सॉलिड कैटलिस्ट है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता था, आप लोग सब जानते हैं, हाइड्रोजन ये अनसैचुरेटेड कार्बन को सैचुरेट कर देता था। भाई आप एक बेसिक रिएक्शन याद करो, अगर आपके पास में इस तरीके से इथीन है, इस तरीके से अगर आपके पास में इथीन है, और अगर आप इथीन के अंदर हाइड्रोजन गैस ऐड कर दोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर कंबाइन होकर इसको CH3 बना देगा और इसको भी CH3 बना देगा। तो ये तो इथेन बन गया। और हम लोग जानते हैं कि अब ये कार्बन पूरी तरीके से क्या हो गया, सैचुरेट, क्योंकि अब इसके पास में एक भी नया एटम जोड़ने की जगह नहीं है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। यहां पर डबल बॉन्ड की वजह से दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन जोड़ पाए, तो ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या करेगा, वेजिटेबल ऑयल के अंदर जाकर सैचुरेशन कर देगा और यहां पर क्या बना देगा, सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट। यहां पर ये क्या बन जाएगा, फैट यानी कि आप लोगों ने मार्केट में सुना होगा डालडा घी मार्केट में आता था पहले, जो कि बहुत खतरनाक होता था। खतरनाक क्यों, मैं आपको इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आप कभी भी देखना, डॉक्टर्स के पास अगर आप जाओगे यूजुअली किसी हार्ट पेशेंट को लेकर, तो डॉक्टर्स बोलेगा कि सैचुरेटेड फैट खाना कम करो, जैसे घी, डालडा घी, बटर, ऐसी चीजें खाना कम कर दो, ऐसी चीजें खाना बंद कर दो। हाँ, अगर आपको खाना खाना है तो आप अनसैचुरेटेड ऑयल लो, हल्के ऑयल लो, जैसे ऑलिव ऑयल लो खाने में, आप मूंगफली का तेल खा सकते हो, आप सनफ्लावर ऑयल खा सकते हो। ये बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ये बॉडी के लिए खराब होते हैं। तो ये अच्छे क्यों और ये खराब क्यों, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब ये अनसैचुरेटेड होते हैं और जब हमारी बॉडी में जाते हैं, तो हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट करने से लेकर इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर इससे एनर्जी निकालने का काम करती है। आपको मालूम है ना, आपकी बॉडी के अंदर, अगर नहीं मालूम है तो समझो, जब आप खाना खाते हो तो खाना एक बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। जैसे ग्लूकोज का बड़ा फॉर्म क्या होता है, सुक्रोज, C12H22O11, उससे बड़ा फॉर्म होता है स्टार्च। तो जब आप खाना खाते हो तो आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हो, लेकिन जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सबसे छोटी शुगर यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 में तोड़ देता है, और फिर वहां से ब्लड उसे लेकर हर सेल तक पहुंचाता है, जहां पर सेल उसका ऑक्सीडेशन करके उसे तोड़कर एनर्जी, वाटर और CO2 बनाता है। यहां पर अगर आपका अनसैचुरेटेड ऑयल है तो आपकी बॉडी इसको इजीली ब्रेक कर देगी, इसको इजीली इसके छोटे छोटे बाय प्रोडक्ट्स में तोड़ देगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। यहां पर जो हाइड्रोजन लगे हैं
इसका ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर बन जाएगा और इससे जो एनर्जी निकलेगी वो हमारा शरीर यूज कर लेगा। लेकिन जब ये सैचुरेट हो जाता है, जब ये सैचुरेट हो जाता है तो अब आपकी बॉडी इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पर कार्बन रिएक्ट करने से मना कर देगा, बोल देगा अपुन के पास तो हाइड्रोजन है, अपुन के पास सब है। मजनो, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, अब क्या जरूरत है। तो ये बोलेगा मेरे को नहीं करना ऑक्सीडेशन। तो आपकी बॉडी इस पर कितना भी जोर लगा ले, आपकी बॉडी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी। तो यहां पर हो गया दिक्कत। तो ये जो सैचुरेटेड फैट जब हमारी बॉडी में जाएगा तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, अनऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जैसा खाया था वैसा आपके ब्लड के अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और कहीं ना कहीं जाकर जमने लगेगा और धीरे धीरे ये आपके हार्ट के आसपास जो आर्टरीज होती है उसको क्या करने लगता है, वहां पर डिपॉजिट होकर उसे ब्लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज गंदा, दिस इज थोड़ा थोड़ा अच्छा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? आगे बढ़े, चलिए रब करें इसको। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और ये एग्जाम्पल कौन सा है? दैट इज N2 गैस 2H2 सही लिख रहा था मैं, गैस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, वाह क्या बना के देगा? अमोनिया। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल हो गए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो प्यारे बच्चों। चलिए जब इतना हो गया है तो अब इसको रब करके फटाफट से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फटाफट से इनका डिफरेंस लिख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने अगर आता है तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी लॉजिकली आ जाता है तो हम लोग यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। हम लोग होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बीच में यहां पर क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जब कभी भी होमोजीनियस कैटालिसिस होगा ये हमेशा सिंगल फेज के अंदर होगा। मतलब जब आप इस केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो अगर आपके रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड फेज में होगा, तो रिएक्टेंट भी लिक्विड, कैटालिस्ट भी लिक्विड, सब कुछ लिक्विड। तो आपको रिएक्शन कौन से फेज में होती हुई दिखेगी? लिक्विड फेज में। या तो ये गैसियस फेज में होगा, मतलब अगर आपके रिएक्टेंट गैस है तो कैटालिस्ट भी गैस है, तो कैटालिस्ट भी गैस, रिएक्टेंट भी गैस, सब कुछ गैस, आप भी गैस, मैं भी गैस, पूरी दुनिया गैस। तो आपको रिएक्शन कैसे होती हुई दिखेगी? गैसियस फेज में। तो आपको रिएक्शन होमोजीनियस कैटालिसिस के अंदर, होमोजीनियस कैटालिसिस हमेशा एंड हमेशा सिंगल फेज में दिखाई देगा। बट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर क्या होगा? इट कैन नॉट बी इन सिंगल फेज, इट कैन नॉट बी इन अ सिंगल फेज। ये कभी भी आप लोगों को सिंगल फेज के अंदर दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इफ योर कैटलिस्ट इज सॉलिड, क्योंकि अगर आपका कैटलिस्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट, सो कैटलिस्ट इज सॉलिड, सो रिएक्टेंट मे बी ईदर लिक्विड और गैस। क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कंडीशन पढ़ रखी है कि हेट्रोजीनियस के अंदर अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड है तो आपका कैटलिस्ट सॉलिड नहीं होना चाहिए, और अगर आपका सॉलिड कैटलिस्ट सॉलिड है, अगर आपका कैटलिस्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। क्योंकि अगर कैटलिस्ट सॉलिड और रिएक्टेंट भी सॉलिड है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। वी नो दैट सॉलिड अगर सब कुछ सॉलिड हो तो कोई रिएक्शन यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। सॉलिड रिएक्टेंट्स और सॉलिड कैटलिस्ट रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा नेवर टेक्स प्लेस इन सॉलिड फेज। ये कभी सॉलिड फेज के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉलिड फेज के अंदर कैटलिस्ट भी सॉलिड,
रिएक्टेंट भी सॉलिड, तो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक मीडियम चाहिए, या तो लिक्विड मीडियम या तो गैस मीडियम, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन यहां तो सभी सॉलिड है, तो यहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो कैन नॉट बी इन अ सिंगल फेस, है ना? क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए तीसरा पॉइंट, तो एक काम करते हैं, इसको एक ही पॉइंट मान लेते हैं, सिंगल फेस इंटर गैस और लिक्विड बट नेवर टेक्स प्लेस इन सॉलिड फेस। क्या ये आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया दोनों का? ये सिंगल फेज में ही होगी, अगर लिक्विड है तो लिक्विड में होगी, गैस है तो गैस में होगी, लेकिन सॉलिड में कभी नहीं होगी। ये सिंगल फेज में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सॉलिड कैटलिस्ट है तो रिएक्टेंट या तो गैस होगा या तो लिक्विड होगा, क्योंकि ये हेट्रोजीनस है। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आया? दूसरी बात, कैटलिस्ट इजीली डिसॉल्व्स विथ रिएक्टेंट। यहां पर क्या प्रॉब्लम है? यहां पर आपका कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड है, हो गया डिसॉल्व। अगर गैस रिएक्टेंट है तो कैटलिस्ट भी रिएक्टेंट जो होगा, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस होगा, गैस गैस आपस में इजीली मिक्स हो जाएगी, तो यहां पर कैटलिस्ट क्या होगा? इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पर इट डज नॉट मिक्स और डिसॉल्व। भाई मैंने मिक्स क्यों लिखा? क्योंकि सॉलिड कैटलिस्ट हो सकता है ना, तो इट डज नॉट मिक्स और डिसॉल्व विथ रिएक्टेंट। कारण समझो, कारण समझो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट गैस हो सकता है, इजीली नहीं मिक्स होगा। अगर रिएक्टेंट गैस है और कैटलिस्ट सॉलिड है तो सॉलिड में गैस कहां से मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर यह भी एक कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, अब क्योंकि यहां पर सभी सेम फेज में है तो एक लफड़ा यह हो जाता है दैट कैटलिस्ट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। कैटलिस्ट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड, कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा या गैस फॉर्म में होगा, और आपका कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में, तो यहां पर कैटलिस्ट को प्रोडक्ट से अलग करने में तकलीफ होगी, क्योंकि दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। लेकिन यहां पर क्या होगा? कैटलिस्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड। आप कैटलिस्ट को इजीली सेपरेट कर सकते हो ड्यू टू डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्टेट, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्टेट। इनकी फिजिकल स्टेट में डिफरेंस होने की वजह से आप इनको इजीली सेपरेट कर सकते हो। यहां पर क्योंकि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट सेम है, इट टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट, इट टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट, यानी होमोजीनियस कैटालिसिस फास्टर रेट पर होता है, जल्दी जल्दी होता है, लेकिन इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर, इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर, क्योंकि यहां पर फिजिकल स्टेट्स अलग अलग होते हैं। तो पहले तो इनको एक दूसरे के फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ेगा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को, और फिर रिएक्शन आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यहां तो सब कुछ सेम है तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने पॉइंट्स आप लोग अगर एग्जाम में लिख कर आओगे तो सामने वाला भी सोचेगा कि यार ये लाया कहां से, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में भी इतना नहीं गिवन है डिटेल में। तो मेरे ख्याल से होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो हम लोगों ने आज कैटालिसिस टॉपिक शुरू कर दिया है, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस देख लिए हैं, प्रमोटर एंड पॉइजन देख लिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एड्सॉर्प्शन की थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक थ्योरी पढ़ाऊंगा ओल्डर कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी पढ़ाऊंगा जो केमिकल काइनेटिक्स में अपन पढ़ के आए हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ छेड़छाड़ वाली, और इन दोनों को मिलाकर हम एक नई थ्योरी बनाएंगे जिसका नाम है मॉडर्न कैटालिसिस थ्योरी। और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद मजा आएगा, ठीक है? ओहो, थैंक यू सर, आपने हमें इतना सारा पढ़ा दिया। तो चलिए अब आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं और बाकी की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।